आज मैं आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आप और हम अक्सर जो हैं या तो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो आयोग की लिखित परीक्षाओं में जो सफल होते हैं, मतलब सिविल सेवा की परीक्षाओं में जो लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, उनको साक्षात्कार के समय जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि वे अभ्यर्थी हमारी आपकी तरह ही या तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इस अवधारणा को वो स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं और एक गोल मटोल जवाब जो है देना चाहते हैं और उनका आत्मविश्वास वहीं से डगमगाना शुरू हो जाता है। तो आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को समझें। आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को इसलिए भी समझें कि गांव का विकास कैसे हो। माने ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र मतलब गांव से संबंधित है, विलेज से संबंधित है, और शहरी मतलब अर्बन जो क्षेत्र है वो नगर टाउन से संबंधित है। तो दोनों क्षेत्र जो है आवासन से संबंधित है। लोग जहाँ रहते हैं, सामान्यतः जो जहाँ रहते हैं उस तरह का जो सेटलमेंट पैटर्न जो है, आवास का जो स्वरूप है, प्रतिरूप है, आप इसको अब समझ रहे हैं। इससे मतलब है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का। यहाँ आवास क्षेत्र से संबंधित है। तो आप यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो, या सवाल है कि शहरी क्षेत्र का विकास कैसे हो, या ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं या शहरी क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। जब आप ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, शहरी क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, तब ही आप उसके विकास का विजन रख सकते हैं, विकास का समझ रख सकते हैं और एक बेहतर उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो आप यह समझ गए कि दोनों जो है आवास संबंधित क्षेत्र है, सेटलमेंट से संबंधित क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अवधारणा है कि इस अवधारणा का जो स्पष्ट संकल्पना जो भारत में है वो भारत की जनगणना रिपोर्ट है। तो जो रिसेंट रिपोर्ट है 2011 की है। तो इस जनगणना में एक अवधारणा स्पष्ट है कि इसमें नगर की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है कि नगर क्या है, शहर कौन है, और जो नगर की श्रेणी में नहीं आता है, नगर की कैटेगरी में नहीं आता है, उसी को गांव कहते हैं। तो आपको सिर्फ शहर को समझना है और जो शहर से इतर है वो गांव है। तो आपको शहर को समझना है। तो जनगणना रिपोर्ट, अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा कि जनगणना कहते किसको है। जनगणना, जन मतलब साधारण लोगों की गणना तो सिंपली है, सेंसस है। इसकी जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को है। ये 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के केंद्र सूची के शेड्यूल संभवतः 69 पर है। लेकिन जनगणना का जो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस दिन होता है, वो मार्च की पहली सुबह होती है। मतलब 1 मार्च की सुबह को ही संदर्भ बिंदु माना जाता है। मतलब 1 मार्च के दोपहर को यदि कोई बच्चा हुआ है या शाम में बच्चा हुआ है तो नियमानुसार उस जनगणना रिपोर्ट में उसकी संख्या दर्ज नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी सो मैं बताने जा रहा हूँ। तो 2 तरह का हुआ, एक जनगणना के रिपोर्ट पर आधारित, और जो जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर नगर नहीं हो पाता है उसके लिए ही ये वैधानिक नगर है। सरकार, प्राधिकार, जो भी नगर निकायों से संबंधित होता है वो घोषित कर देता है। तो पहले आप जनगणना, अब सेंसस के अनुसार जो सेंसस टाउन होते हैं उसको समझ लीजिए। इसमें देखिए, पहला तो है कि 5000 की आबादी, न्यूनतम 5000 की आबादी होनी चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त को हम बाद में देखेंगे। अब तीसरा शर्त पर जाएंगे कि आबादी का जो घनत्व जो है न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मतलब 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील आप कह सकते हैं। तो चूंकि मील प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में जो स्टैंडर्ड जो है भारत में, आप जो MKS प्रणाली कहते हैं, तो उसके अनुसार 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2 तो आप स्पष्ट हो गए। अब देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है
एक तो आबादी, न्यूनतम आबादी का हो गया, एक न्यूनतम घनत्व का हो गया कि, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तोड़ तोड़ के समझना होगा। इसमें कहता है कि कुल आबादी का 3/4 हिस्सा। तो पहले यहाँ पर आपको रुकना होगा कि क्या कह रहा है। लोग जो है, अधिकतम लोग जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि कार्य में ज़्यादा जहाँ संलग्न है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो कृषि कार्य होता क्या है, आप इसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, उसी को कृषि कार्य कहते हैं। प्रकृति द्वारा जो दिया हुआ है उसका आप कलेक्शन करते हैं, यही प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो कृषि कार्य में वही करते हैं। अनाज का आप, या सब्जी का, फूल का, मछली का, पशुपालन का, पक्षी का, लकड़ी का, जो भी है, तो ये सब कृषि कार्य है। मतलब प्रकृति से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसका जो हम गतिविधि में संलग्न होते हैं वो कृषि कार्य है। तो यहाँ नगर के लिए है कि गैर कृषि कार्य होना चाहिए कुल आबादी का 75%। लेकिन यहाँ कुल आबादी नहीं लिखा हुआ है, कुल पुरुष कार्यशील आबादी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुरुष लिखने में गलती हो गई है, इसको आप पुरुष नहीं पढ़ें। ये जो है शब्द पुरुष है, लिखने में ये गलती हो गई है, इसको आप ध्यान दे रहे हैं। तो पुरुष की कार्यशील आबादी मतलब 75% जो गैर कृषि कार्य में है, वो टोटल आबादी का 75% नहीं है। उस आबादी का पुरुष, और पुरुष में भी सभी पुरुष नहीं है, बच्चे बूढ़े नहीं शामिल हैं। जो वर्कशील वर्किंग फोर्स है पॉपुलेशन का, उसका पुरुष मतलब जो कमाने खाने वाला है, कमाने योग्य है, काम करने योग्य है, वैसे पुरुषों की आबादी का 3/4 हिस्सा गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। तो 3 शर्त हो गया कि वहाँ की आबादी न्यूनतम 5,000 होनी चाहिए, न्यूनतम घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और वहाँ की आबादी का पुरुष, और पुरुष में कार्यशील माने बढ़े बच्चे, बूढ़े बच्चे और अशक्त व्यक्ति नहीं, उसका 3/4 गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, नगर कहते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ हमने जनगणना नगर में और जनगणना में बताया था कि 1 मार्च को तो भारत का एक प्रसिद्ध नगर बद्रीनाथ है, 1 मार्च को तो वहाँ बर्फ जमा होता है, वह इलाका ही मई में शुरू होता है, तो आबादी वहाँ आते हैं और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो जनगणना आबादी के अनुसार तो वहाँ जनगणना ही शून्य होगा, और वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वैसे क्राइटेरिया में, वैसे कंडीशन में सरकार को कुछ वैधानिक नगर घोषित करना होता है। तो इसमें 4 तरह का नगर का चर्चा है। सभी म्यूनिसिपल एरिया जो सरकार जो है म्यूनिसिपल एरिया घोषित कर दे। अब इसके लिए क्या होता है, कभी कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर या सी कोस्ट पर कोई महत्वपूर्ण नगर है, या माइनिंग के कारण या किसी और गतिविधि के कारण महत्वपूर्ण वो पॉपुलेशन है, और उसको नगरीय परिभाषाओं के अनुसार सुविधा देना है, तो उसको नगर निकाय घोषित कर देता है सरकार। उसी तरह से किसी बहुत और इम्पोर्टेंट है तो उसको नगर निगम कारपोरेशन भी घोषित कर दे सकता है। इसी तरह से जो सेना से संबंधित है, एयरफोर्स, आर्मी या जो नेवी से संबंधित है, तो उनके लिए छावनी परिषद बना देता है। जैसे बिहार की राजधानी पटना के बगल में दानापुर छावनी परिषद है, बिहार रेजिमेंटल सेंटर का जो केंद्र है वो एक अलग छावनी परिषद है। और एक है अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, जो बद्रीनाथ में आबादी शून्य थी तो उसको अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। संदर्भ बस यहाँ मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। पटना में 5 नगर हैं। सबसे बड़ा जो नगर है वो नगर निगम है, पटना नगर निगम है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। नगर निगम में भी सबसे बड़ा है। बिहार में कुल 18 नगर निगम है, उसमें सबसे बड़ा है। उसके अलावा पटना में है जो फुलवारी शरीफ नगर परिषद है। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा 3 और नगर निकाय हैं, म्यूनिसिपल बॉडी है, खगौल, दानापुर नगर परिषद और छावनी परिषद, दानापुर छावनी परिषद। एक बात यहाँ ध्यान देते हैं
कि दानापुर रेलवे स्टेशन दानापुर नगर निकाय में, नगर परिषद में नहीं है। दानापुर रेलवे स्टेशन दानापुर नगर परिषद में नहीं है, वो खगौल नगर परिषद में है। और दानापुर बस स्टैंड दानापुर नगर परिषद में नहीं है। दानापुर बस स्टैंड दानापुर छावनी परिषद में है। तो 3 2 5 शहर आप एक स्पष्ट रूप से, चूंकि बिहार के राजधानी ही पटना है तो बिहार के संरचना को भी जानना चाहिए, और इसी पैटर्न जो है आप अपने अपने प्रांत के अपने अपने नगरों को भी आप समझ सकते हैं। तो ये वैधानिक नगर है, वैसे नगर हैं जो जनगणना नगर नहीं हो सके और सरकार को विशेष कारणों से, प्रयोजन से उनको जो है वैधानिक नगर बनाना पड़ा। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, अनावश्यक नहीं हो, इसीलिए हम नगर का जो संरचना का जो टायर है, जो उसमें श्रेणी है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये तो आप स्पष्ट हो गए। अब जो है इस तरह से नगर कौन कौन आ गए, अर्बन सेटलमेंट में कौन कौन चीज आए, सभी वैधानिक नगर हो गए जो पहला पढ़े थे। दूसरा जो जनसंख्या नगर है, सेंसस टाउन है, दूसरा है। और तीसरा इसका जो आउटग्रोथ है, इन वैधानिक नगरों का या जनसंख्या नगर का जो आउटग्रोथ है, बाह्य विस्तार है, उसको आप अर्बन आबादी कह सकते हैं। और जो अर्बन आबादी में नहीं आता है वो ग्रामीण आबादी है। इस बात को आप स्पष्ट समझें। अब अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर होता है, जो आप प्रक्षेत्र कह सकते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों का जो 5 हायरार्की होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। आप जानते हैं, इस सेक्टर को मैं अलग वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सामान्यतः जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तक ही लोग समझते हैं और 5 सेक्टर को नहीं समझ पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हो पाते हैं अपने उत्तर लेखन में, और वहाँ जो साक्षात्कार में भी वो नहीं इम्प्रेस कर पाते हैं। तो आप जो नगर होता है, ये 5 गतिविधि का जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है, तो प्राथमिक जो प्रमुखता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का होता है, और बाकी जो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक जो क्षेत्र होता है वो नगर का होता है। तो आप समझ गए कि ग्रामीण अधिवास जो शहरी अधिवास से बाहर हुआ वो ग्रामीण अधिवास हुआ, रूरल सेटलमेंट हुआ। अब ये अलग कभी वीडियो में बताऊंगा कि सेटलमेंट का टाइप और पैटर्न में क्या अंतर है। मतलब सेटलमेंट अधिवास का प्रकार और अधिवास का प्रतिरूप में क्या अंतर है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। मैंने देखा है कि ये परीक्षा के टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन भी आता है, या किसी के छोटा सा टेल या हेड में भी ये पूछ दिया जाता है। तो अब आप समझ गए कि ग्रामीण विकास या शहरी विकास के बारे में आपको लिखना है, तो आप जब ग्रामीण इलाकों का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो समस्या भी आप पहुंच जाएंगे और उसका विकास भी कर लेंगे। और शहरी क्षेत्र को जब स्पष्ट हो गए कि शहरी क्षेत्र में कैसे लोग होते हैं, कैसी आबादी होती है, कितना घनत्व होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है और क्या क्या चीज़ उसमें होता है, तो आपको समस्या भी समझ में आएगा जो आप भी महसूस करते हैं और उसका समाधान भी महसूस करते हैं। तो आज इतना ही मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। इसको गौर से सुनने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा एकेडमिक चूँकि मेरा रहता है, तो सामान्य लोगों को भी, विद्यार्थियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्रेरित करें। मुझे समर्थन उसी रूप में और सहयोग भी उसी रूप में और प्रोत्साहन भी उसी रूप में हमें दें। धन्यवाद।